नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव पर संशय के बादल गहराते जा रहे हैं और जो नतीजा 23 नवंबर को महाराष्ट्र ने दिया, उस नतीजे पर इस देश के आम लोगों को बहुत हद तक एतबार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये सभी जानते हैं। और 4 महीने पहले सबने लोकसभा चुनाव का नतीजा देखा था। आखिर 4 महीने में जो एक्स्ट्रा वोटर ऐड हुए और जो राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी वाली सीटों पर ही हुए और उनका डेटा कमीशन क्यों नहीं दे रहा है। आखिर राजीव कुमार का आयोग को उस डेटा को विपक्षी दलों को देने में दिक्कत क्या है कि कौन से नए वोटर ऐड किए गए। दरअसल राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी के साथ सुप्रिया सूले और संजय राउत भी मौजूद थे। यानी महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी के तीनों प्रमुख दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। शरद पवार की एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सूले और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से संजय राउत, कांग्रेस पार्टी की तरफ से खुद राहुल गांधी। और जिस तरह से तथ्यात्मक रूप से राहुल गांधी ने और बाकी दोनों नेताओं ने एक एक चीजें मीडिया के सामने रखी, उससे इस देश में चुनाव प्रक्रिया के ऊपर संशय के बादल उठने स्वाभाविक है। सवाल पारदर्शिता का है और संशय के बादल उठे क्यों ना, जब पारदर्शिता को दबाने की कोशिश हो, पारदर्शिता के नाम पर गोलमोल जवाब देने की कोशिशें हो। दरअसल महाराष्ट्र के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक अपनी ईगल टीम बनाई है और वो ईगल टीम ये जांच करेगी कि इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस महाराष्ट्र में हुई या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव महाराष्ट्र में संपन्न कराए गए। कई सवाल है। आपने लोकसभा चुनाव का नतीजा देखा कि महाराष्ट्र ने किस प्रकार का नतीजा दिया। उस लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 48 में 30 सीटें महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन को मिली और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 18 सीटों पर सिमट गया। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में कोई भी दल सिंगल डिजिट से आगे नहीं बढ़ पाया। खुद बीजेपी 23 से घटकर 9 पर आकर ठिठक गई थी। लेकिन 9 सीटें जीतने वाली बीजेपी विधानसभा में 133 सीट तक पहुंच गई। 90% का स्ट्राइक रेट। ये महाराष्ट्र में हुआ कैसे? ये सवाल किसी के गले उतर नहीं रहा था। और जब राहुल गांधी तमाम तरह की बातें कह रहे हैं और उनका कहना है कि 2019 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के 4.5 साल के दरमियान 32 लाख वोटर महाराष्ट्र में बढ़ते हैं और फिर उसके बाद के 4-5 महीनों में 39 लाख वोटर कैसे बढ़ जाते हैं। 5 साल में 71 लाख वोटर, जिसमें 39 लाख केवल 4 महीने में बढ़ते हैं, वो कैसे बढ़ते हैं। एक विधानसभा सीट का उदाहरण भी उन्होंने दिया और उस विधानसभा सीट के बारे में जो राहुल गांधी ने बातें रखी, वो निश्चित तौर पर संदेह को बढ़ाने वाली है। दरअसल उस विधानसभा सीट में कांग्रेस पार्टी को लीड मिली थी। पिछले लोकसभा चुनाव के दरमियान कांग्रेस पार्टी को 1,36,000 वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को 1,19,000 वोट मिले थे। और जब विधानसभा चुनाव होता है तो कांग्रेस के वोट तो लगभग लोकसभा जितने ही हैं। यानी 1,36 पिछली बार मिले थे, 1,34 के करीब इस बार मिले विधानसभा में। भारतीय जनता पार्टी के वोटों में 35,000 की बढ़ोतरी हो गई और संयोग देखिए कि उस विधानसभा सीट पर 35,000 एक्स्ट्रा वोटर 4-5 महीने में बढ़ा दिए गए थे। तो क्या बढ़े हुए सारे वोटर भारतीय जनता पार्टी में गए? ये इस तरह का सवाल है जिस सवाल से भारत का चुनाव संपन्न कराने वाली संस्था राजीव कुमार का आयोग बचना चाहता है। उसका जवाब नहीं देना चाहता। आखिर जो सवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए उसमें गलत क्या है? अब तक तो मशीनों और मशीन की चिप के बारे में सवाल उठते हैं। आज जो सवाल उठाए गए उसमें यही कहा गया कि महाराष्ट्र के में जो वोटर बढ़े हैं, उन वोटर का नाम, उनकी फोटो और वो पूरी की पूरी वोटर लिस्ट जिसमें उनका पता भी दर्ज हो, वो सीधे सीधे दे दिया जाए डेटा। खासकर महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों को वो दे दिया जाए। वो देने में दिक्कत क्या आ रही है? दरअसल दिक्कत तभी आती है, पारदर्शिता के नाम पर गोलमोल बातें तभी की जाती है जब दाल में कुछ काला होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड आपने देखा होगा, भारत सरकार के बड़े बड़े वकील इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा पब्लिक नहीं किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे और सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से दलील दे रहे थे कि इससे दानदाताओं की
दान देने वाले लोगों की पारदर्शिता के द्वारा वो सबके सामने आ जाएगा और पूरा खेल बिगड़ जाएगा। साफ साफ कहा जा रहा था, जिस पर मुख्य न्यायाधीश, उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ भड़क भी गए थे। जब कहा गया सरकार के वकील की तरफ से कि आम जनता को इन सब चीजों से मतलब नहीं है, तब उन्होंने सीधा सवाल किया था कि कैसे मतलब नहीं है। जनता को यह जानने का हक है कि राजनीतिक दलों को पैसा देने वाला व्यक्ति कौन है और कौन किसे कितना पैसा दे रहा है, उसकी आर्थिक हैसियत उतना देने लायक है या नहीं है। उस वक्त भी छिपाने की कोशिशें हुई और जो डेटा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सामने आया, वो सबने देखा कि जिन कंपनियों का टर्नओवर उतना नहीं है, उससे ज्यादा का उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में बॉन्ड खरीद कर राजनीतिक दलों को डोनेट करने का काम किया था। सेल कंपनियों तक का जिक्र हुआ। और एक बार फिर महाराष्ट्र के जनमत के बाद, जिसे इस देश में बहुत सारे लोगों के लिए गले उतारना मुश्किल हो रहा था, अब जो हालात बने हुए हैं उसमें राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं, क्या उसके बाद यदि डेटा सार्वजनिक हो जाता है, यदि वोटर्स का पूरा डेटा सबके सामने आ जाता है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी कोई आयोग, कोई संस्था छुपाने की कोशिश करती है और निर्लज्जता की सारी हदें पार कर जाती है, तब तो यही माना जाएगा कि गोदी मीडिया की तरह आयोग भी गोदी होते जा रहे हैं और इस देश के चुनाव पर भरोसा नहीं होता। और चुनाव पर से जब भरोसा उठ जाएगा तो सवाल यह भी उठता है कि लोग वोट डालने जाएंगे क्यों। एक सवाल तो राहुल गांधी से भी बनता है। इतने सारे सवाल उठाने के बावजूद राहुल गांधी और विपक्षी दल ये क्यों नहीं कहते कि आगे से तब तक चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक यह मशीनी व्यवस्था रहेगी और जब तक इस तरह की व्यवस्था में आगे चुनाव होते रहेंगे जिसमें वोटर्स बढ़ाए घटाए जाते रहेंगे। इस तरह की गोलमोल झोल झाल वाली व्यवस्था को जब तक कायम रखा जाएगा तब तक इंडिया अलायंस के दल चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। इस तरह की बातें वो क्यों नहीं कहते। खैर, देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस ने अपनी टीम बनाई और देश के लोगों के बीच में इस सवाल को ले जाने का फैसला किया। अब तो सवाल ये उठता है कि क्या न्यायपालिका इसमें सुओ मोटो लेगी? क्या सर्वोच्च न्यायालय आयोग को यह आदेश देगा कि विपक्षी दलों को और जो भी लोग, कोई व्यक्ति भी यदि वोटर लिस्ट का डेटा मांगता है कि कौन लोग हैं, क्या है, तो वो देने में हर्ज क्या है? चुनाव आयोग की वेबसाइट पर तो दर्ज होता है पूरा का पूरा आंकड़ा कि कौन कहां का वोटर है, पूरी वोटर लिस्ट दर्ज होती है। तो जो नए वोटर जुड़े, जब सबका नाम उसमें दिया गया है, तो नए वोटर का नाम अलग से देने में दिक्कत क्या है? वो पूरा रिकॉर्ड आयोग के पास है, फिर देने में दिक्कत क्या है कि वो कौन है, कहां से आए? अचानक 4.5 साल में 32 लाख वोटर होते हैं और उसके साथ साथ महज 4.5 महीने में 39 लाख और नए लोग ऐड हो जाते हैं। दूसरा सवाल जो बेहद मौजूद है, राहुल गांधी ने उठाया, वो सवाल यही है कि महाराष्ट्र की जो एडल्ट पॉपुलेशन है, एडल्ट पॉपुलेशन यानी जो वोटर्स हैं, 18 साल से ऊपर की आबादी ही वोटर होती है, वो भारत सरकार के रिकॉर्ड में 9,54,00,000 के आसपास है, 9.54 करोड़। और महाराष्ट्र में जो वोटर हैं वो 9,70,00,000 के आसपास है। यानी जो एडल्ट पॉपुलेशन है उससे तकरीबन 26 लाख ज्यादा वोटर कैसे है महाराष्ट्र में? 16 लाख ज्यादा वोटर वो कैसे है महाराष्ट्र में? ये अपने आप में सवाल है। महाराष्ट्र में जो 9.54 करोड़ यानी 9,54,00,000 की जो एडल्ट पॉपुलेशन है, उसमें कुछ बाहर से मुंबई, नासिक और दूसरे इलाकों में जो बिहार, यूपी के लोग मजदूर कमाने जाते हैं, उनकी भी गिनती है। वो अपने अपने होम स्टेट में वोटर है। अब सवाल उठता है कि कुल कुल जमा महाराष्ट्र में वोटर की तादाद एडल्ट पॉपुलेशन से कम ही होनी चाहिए थी, क्योंकि एडल्ट पॉपुलेशन में सारे माइग्रेटरी जो भी लोग वहां जाते हैं दूसरे राज्यों से पलायन करके, सभी अपना नाम वहां की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं कराते, क्योंकि सबके घर परिवार तो अपने अपने होम स्टेट में होते हैं। हाँ, जो वहां फ्लैट खरीद लिए, घर खरीद लिए, उनमें से कुछ लोगों ने चाहा कि अपनी वोटर आईडी को होम स्टेट के बजाय महाराष्ट्र में रखें, तो वो रख लेते हैं। और जितनी बड़ी आबादी महाराष्ट्र में दूसरे राज्य के जाकर काम करने वाले लोगों की है, उसे देखकर तो यही लगता है कि महाराष्ट्र में 9 करोड़ से ज्यादा वोटर होने नहीं चाहिए। लेकिन यहां तो उल्टा खेल हो रहा है। आप भारत के किसी भी राज्य में जाकर देखें, जो वहां की एडल्ट पॉपुलेशन है, एडल्ट यानी 18 साल से ऊपर की पॉपुलेशन, उस 18 साल से ऊपर की जनसंख्या,
वोटर की तादाद उनमें थोड़ी कम होती है, उससे उस एडल्ट पॉपुलेशन से थोड़ी कम होती है, लेकिन महाराष्ट्र में तो ज्यादा हो गया। इतना बड़ा सवाल यदि राहुल गांधी ने उठाया है और अगर ये डेटा सामने आ जाता है कि फर्जीवाड़ा हुआ है या फर्जीवाड़े की गुंजाइश की वजह से महाराष्ट्र में नतीजा आया, तो क्या महाराष्ट्र के चुनाव रद्द कर दिए जाएंगे? महाराष्ट्र में दोबारा से विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे? याद रखिए, दोबारा से विधानसभा चुनाव यदि महाराष्ट्र में कराने की नौबत आती है, तो निश्चित तौर पर इस देश में चुनाव प्रक्रिया के बीच लोगों का भरोसा बढ़ेगा। बढ़ेगा क्यों? क्योंकि सवाल जो लोगों ने उठाए कहीं न कहीं वो सत्यता के करीब जाएँगे, तो दोबारा चुनाव की गुंजाइश बढ़ेगी। भले ही कुछ लोग ये कहें कि दोबारा चुनाव होने से आयोग की साख पर बट्टा लगेगा, तो क्या साख पर बट्टा आज नहीं लग रहा? जब 4 महीने में 39-40 लाख वोटर बढ़ा दिए जाते हैं। क्या साख पर बट्टा आज नहीं लग रहा, जब हिमाचल प्रदेश के वोटर के बराबर वोटर 4 महीने में एक महाराष्ट्र में बढ़ जा रहे हैं? क्या साख पर बट्टा अब नहीं लग रहा? जो नए वोटर ज्यादातर उन्हीं क्षेत्रों में क्यों बढ़े हैं जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है? और क्या साख पर बट्टा तब नहीं लग रहा जब आयोग के ऊपर चारों तरफ से सत्ता पक्ष की गोदी में बैठने का आरोप लग रहा है? तो आरोपों को एक तरह से किनारे करने के लिए, सफाई के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए अगर दोबारा चुनाव की नौबत खड़ी होती है, अगर कुछ गड़बड़ियां, कुछ धांधली, कुछ कथित शिकायतें सत्यता के करीब पहुंचती हुई दिखाई देती है, तो दोबारा चुनाव में हर्ज क्या? क्या दिक्कत है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ लोग जाएं और वोट डालें और फिर चुनाव हो? 2-3 गांव के लोगों ने महाराष्ट्र में 2 जिलों के अंदर 3 गांव के लोगों ने ये तय किया, वोटिंग के आंकड़े देखने के बाद तय किया कि वो अपने गांव में जिन लोगों ने वोट डाला है, उन लोगों की मॉक पोलिंग व्यक्तिगत तौर पर, सामूहिक तौर पर कराएंगे और जांच करेंगे कि जो डेटा सामने आया है कि उस गांव से इतने वोट इस पार्टी को मिले हैं, किसी खास पार्टी को, क्या वही सही है? वो मॉक पोलिंग की प्रक्रिया को प्रशासन के द्वारा सख्ती कर नहीं होने दिया गया। तो अब सवाल उठता है कि सख्ती की नौबत क्यों आई? क्या धांधली को छुपाने के लिए आई? और जब धांधली नहीं हुई, तो लोगों को मॉक पोलिंग की एक्सरसाइज से रोका क्यों जा रहा है? ये सब वो सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब दिए जाने की जरूरत है। ये सब वो सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब के लिए आज की तारीख में सरकार के पास फिलहाल छुपाने के सिवा, तथ्यों पर पर्दादारी के सिवा और उस पर्दादारी में आयोग की कथित सह के सिवा दूसरा चारा उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया, संजय राउत ने जो सवाल उठाया और इन सब के साथ-साथ सुप्रिया सूले ने जिस तरह से सवाल उठाया, उससे तो साफ जाहिर होता है कि महाराष्ट्र में गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो ये गोलमाल कितने दिनों तक चलेगा? और इस तरह के गोलमाल के सहारे ही क्या आगे दिल्ली के जो चुनाव हुए हैं उसमें भी कुछ हुआ है? क्या बिहार में भी इसी तरह की परिस्थितियां होंगी? क्या उसके बाद जो बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल के चुनाव, बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल के जो चुनाव हैं, क्या वहां भी यही सब चीजें होंगी? ये कई सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब दिया जाना बेहद जरूरी है। तो देखिए आगे आने वाले समय में क्या होता है। मूल सवाल तो यही है कि क्या आयोग नए जुड़े हुए वोटर्स के नाम, पते और फोटो को जो मांग रहे हैं उन्हें देने का कष्ट करेगा? देखते हैं आयोग उनका डेटा उन्हें देता है या नहीं देता है। अभी तो पर्चियों वाली जो मशीन होती है, उनकी पर्चियों की गिनती में भी आनाकानी की जाती है कि टाइम लग जाएगा। अब पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा इनको, पर्चियां गिनने में क्या दिक्कत है? ये सब ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर पूरी प्रक्रिया, पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस सवालों के घेरे में घिरता हुआ नजर आ रहा है। और आगे आगे देखिए कि राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवाल, जनता के सवाल कब बनते हैं और जनता इन मुद्दों को लेकर क्या सड़क पर आएगी? क्या लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों के लिए और अपने अधिकारों की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए क्या लोकतांत्रिक रवैये के तहत जनता सरकार के सामने खड़ी होगी? देखते हैं क्या होता है, लेकिन सवाल तो बड़ा वाजिब है। देखते जाइए, बहुत बड़ा सवाल है। कुछ ना कुछ नतीजा तो आने वाले वक्त में निकलना जरूर चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।